नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका प्राइम टाइम डिबेट में। किसान आंदोलन को दिल्ली की सीमाओं पर 9 महीने पूरे हो गए हैं, लेकिन अभी तक नए कृषि कानूनों की वापसी नहीं हुई है, जिसे देखते हुए किसान दिल्ली की सीमाओं से अपने आंदोलन को बुलंद करने पर फोकस कर रहे हैं। पहले रिपोर्ट देखिए, फिर उसके बाद चर्चा करेंगे। किसान आंदोलन को 9 महीने पूरे, फिर भी किसानों के सपने अधूरे। सरकार को घेरने का प्लान तैयार। कुंडली बॉर्डर पर किसान अधिवेशन। आंदोलन को तेज करने पर मंथन। 9 महीने पूरा हो गया, सरकार बातचीत को तैयार नहीं है। दिल्ली की सीमाओं पर किसान आंदोलन जारी है। किसान आंदोलन को 9 महीने पूरे हो चुके हैं, लेकिन ना तो अभी तक नए कृषि कानूनों की वापसी हुई और ना ही किसानों को एमएसपी की गारंटी मिली, जिसको लेकर किसानों में रोष बरकरार है। इस बीच किसानों ने सरकार को घेरने का मास्टर प्लान तैयार किया है। आंदोलन को 9 महीने पूरे होने पर किसान मोर्चा ने अखिल भारतीय अधिवेशन का ऐलान किया, जो 26 से 27 अगस्त तक चलेगा। अधिवेशन में नए कृषि कानूनों की वापसी और एमएसपी की कानूनी गारंटी के लिए किसान आंदोलन को देश भर में फैलाने पर मंथन किया जा रहा है। सिंघू बॉर्डर पर भी किसानों का धरना जारी है। यहाँ भी 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस वक्त हम सिंघू बॉर्डर पर देख रहे हैं कि 9 महीने इस किसान आंदोलन को हो चुके हैं। आज का जो दिन था वो अहम दिन है और किसानों ने अपनी रणनीति बनाने के लिए एक तरफ स्टेज चल रहा है, दूसरी तरफ किसान बैठे हुए हैं और लगातार जो है किसान आंदोलन को मजबूत करने के लिए यहाँ पर दिल्ली की दहलीज पर जो किसान बैठे हुए हैं वो आज करीब 9 महीने हो चुके हैं और यहाँ पर हर नेता और हर चर्चित चेहरा यहाँ पर बैठा हुआ है। एक तरफ किसान आंदोलन का जो स्टेज है, दूसरी तरफ जो धरती पुत्र है, अन्नदाता है, जो वो स्टेज के सामने जो नीचे बैठे हुए हैं वो सुन रहे हैं। और लगातार जो 9 महीने हो चुके हैं और इस बात को मजबूत करने के लिए किसान आंदोलन जरूर जारी है और ऐसे में कोई रणनीति पीछे न रहे और मजबूत करने के लिए लगातार किसान आंदोलन जारी है। किसान नेताओं का भी कहना है कि उन्होंने आंदोलन के 9 महीने पूरे होने पर 2 दिनों का अधिवेशन बुलाया है। ये अधिवेशन 5 सत्र में आयोजित किए गए हैं। 26 अगस्त को 3 सत्र आयोजित किए गए, जिसमें औद्योगिक, खेतों में काम करने वाले श्रमिकों, ग्रामीणों और आदिवासी समुदाय से जुड़े मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की गई। तो वहीं 27 अगस्त को 2 सत्र आयोजित कराए जाएंगे, जिसमें महिलाओं, छात्रों और युवाओं के मौजूदा हालात पर चर्चा की जाएगी। आंदोलन में किसान नेता राकेश टिकैत भी पहुंचे, जिन्होंने मंच से किसानों को संबोधित करते हुए आंदोलन को मजबूत बनाने का आह्वान किया। साथ ही कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा मिलकर आगे की रणनीति तय करेगा। तो आज यहाँ पे पूरा जत्थेबंदी यहाँ पे है और भी आगे की जो भी नीति तय करेंगे उस पर चलेंगे। ये तो संयुक्त मोर्चा है, किसी एक आदमी का नहीं आंदोलन है और इस लड़ाई में इसीलिए फायदा है कि ये किसी एक जत्थेबंदी की, एक नेता की उसवा गवाही नहीं, इसके 40 लीडर हैं और मजबूत लीडर है 40 के 40, और जो भी तय करेंगे पूरे भारतवर्ष के लिए तय होगा। राकेश टिकैत ने ये भी कहा कि वे हर जगह बीजेपी का विरोध करते रहेंगे और तब तक करते रहेंगे जब तक सरकार उनकी तरफ ध्यान नहीं देती। चाहे यूपी हो या पंजाब, हर जगह सरकार का विरोध किया जाएगा। सारी जगह करेंगे, जब लड़ाई उनसे है तो नहीं का होगा। और बीजेपी की सरकार है कहाँ? ये तो कंपनी की सरकार है, कंपनी की सरकार है। बीजेपी की सरकार तो होती बात कर लेती भाई, ये तो वैसे ही मोहरा बन रहे हैं। तो वहीं किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूरी ने भी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि किसानों ने कभी बातचीत के रास्ते बंद नहीं किए। सरकार भी कहती है कि चर्चा के रास्ते खुले हैं, लेकिन चर्चा के लिए कोई बुलाता भी नहीं। कहने में और करने में अंतर होता है। हमने कब कहा दरवाजे बंद है? ना हमारी तरफ से बंद है, ना उनकी तरफ से बंद है, लेकिन बुला तो कोई रहा नहीं। जब कोई बुला ही नहीं रहा, फिर खाली जुबान कहने से थोड़ी बात होगी। बात तो बैठने से, बात तो बुलाने से ही होगी। बुला तो कोई रहा नहीं अभी तक। एक तरफ तो किसानों ने मोर्चा खोला हुआ है। किसानों का कहना है कि कृषि कानून की वापसी के बाद ही वे अपने घर लौटेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ सरकार का भी साफ कहना है कि वे किसी भी कीमत पर कृषि कानूनों को वापस नहीं लेगी। ऐसे में किसानों ने भी बीजेपी, जेजेपी के नेताओं का बहिष्कार किया हुआ है। उन्हें गाँव में आने से रोका हुआ है, जिस पर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का कहना है कि इससे विकास को भी बड़ा खतरा है। आप अपनी अपनी बात कहोगे, दूसरे को बोलने नहीं दोगे, आप दूसरे को प्रोग्राम नहीं करने दोगे। ये लोकतंत्र के लिए खतरा नहीं, डेवलपमेंट के लिए बहुत बड़ा खतरा है। कि आप अगर मंत्री को, एमएलए को उसके हल्के में नहीं जाने देंगे तो डेवलपमेंट कहां से होगी? डेवलपमेंट तो वही कराएगा ना जी। लोग उससे ही डिमांड करेंगे, उसको ही आप जाने देते। तो आप लोकतंत्र के भी खिलाफ हैं और आप डेवलपमेंट के भी खिलाफ हैं।
न किसान मानने को तैयार है, न ही सरकार सुनने को तैयार है। तो ऐसे में समाधान निकले तो निकले कैसे? अब 9 महीने पूरे होने पर किसानों ने अधिवेशन बुला लिया है और किसान उम्मीद जता रहे हैं कि अधिवेशन में 20 राज्यों के 1500 से ज्यादा प्रतिनिधि शामिल होंगे। इनमें किसानों से लेकर मजदूर वर्ग तक सभी शामिल होंगे। अब देखने वाली बात इस बीच यही है कि इस आंदोलन में आगे क्या कुछ निकलकर सामने आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। चलिए, तो इस मसले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं। मेहमानों से आपका तारुफ करा देता हूं। सबसे पहले हमारे साथ योगेश कौशिक जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। सतीश नंबरदार जुड़ गए हमारे साथ, महासचिव है भाकियू के। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। रंजीता मेहता भी जुड़ गई हमारे साथ, प्रवक्ता बीजेपी। आपका भी बहुत बहुत स्वागत रंजीता जी। और अजय सिंगला, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत सर। और सुखबीर तंवर, प्रवक्ता इनेलो। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत हरियाणा न्यूज पर। सतीश नंबरदार जी, एक लंबा समय हो गया है आंदोलन करते हुए, लेकिन समाधान नहीं निकल पा रहा। लेकिन बड़ी बात यहां पर यह है कि आखिरकार समाधान किस तरीके से निकलेगा? किसान क्या इसी तरीके से आंदोलन करते रहेंगे, दिल्ली की सीमाओं पर बैठे रहेंगे? खुराना साहब, सबसे पहले तो आज पूरे देश के किसान ने, मजदूर ने, आज जो मेरे माननीय प्रधानमंत्री जो झूठ के पुलंदे के साथ जो हर बात में जिन कानूनों को इन्होंने अपने मुख्यमंत्री काल में विरोध करने का काम किया और आज उन्हीं को ये लागू करके किसानों पे अपनी जो राजनीति थोपने का काम कर रहे हैं। मैं उस बात का भी जवाब दे दूं जो माननीय मंत्री ने, जो इन्होंने फरीदाबाद वाले मंत्री जी ने बोला है, अब ये कानून का ये इसका लोकतंत्र का हनन करने का काम कर रहे हैं। लोकतंत्र का हनन काम तो केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार, हरियाणा में खट्टर सरकार किसानों की आज भी ये अपनी बात से किसानों का लूटने से पीछे हटने का काम नहीं कर रहे। आज भी इन्होंने भूमि अधिग्रहण का ये कानून लेकर आए हैं। इसके खिलाफ भी अभी कार्रवाई शुरू होने वाली है और इसके खिलाफ भी एक बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ने का काम होगा। और रही बात माननीय प्रधानमंत्री, सिर्फ झूठ से अलग कुछ बोलते ही नहीं। ये सिर्फ एक कंपनी की सरकार है, ना कि किसी राजनीतिक पार्टी की सरकार, और हमेशा लोगों को बरगलाने के लिए झूठ का सहारा लेती है। लेकिन आज पूरे देश का किसान मजदूर इस बात को समझ चुका है और आज आपने देख लिया होगा। सतीश जी, प्रधानमंत्री तो कहते हैं कि किसान हमारी प्राथमिकता में है। माननीय प्रधानमंत्री, आप प्रधानमंत्री को झूठा बतला रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री की प्राथमिकता, वो प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम आपको हर 4 महीने बाद 2000 रुपए आपकी जो किस्त होती है किसान सम्मान निधि की, आपके खाते में डालते हैं। अरे किसान हमारी प्राथमिकता में है। मेरे भाई, हर चीज पे, दवाई पे, खाद पे, ट्रैक्टर पे इन्होंने 18% जीएसटी लेने का काम किया। जो आज डीजल पिछली सरकारें इनसे 1 रुपया, हरियाणा में खास करके पिछली सरकार 1 रुपया सस्ता तेल बेचने का काम करती थी, जितने भी सरकारें थी। लेकिन उन्होंने तो आज किसान को लूटने का, जो विदेश में नेपाल को ये 35 रुपए तेल देते हैं और यहाँ के किसानों को 100 रुपए लीटर डीजल बेचने का काम करते हैं। ये सिर्फ एक 2000 का बहाना करके पूरे का पूरा सिस्टम ये उद्योगपतियों के हाथों में सौंपना चाहते हैं, जिसका किसान पूरी तरह विरोध करेगा और करता रहेगा। ठीक है, रंजीता जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रंजीता जी, प्रधानमंत्री झूठे हैं? मैं तो ये मानती हूँ कि जितने भी किसान नेता आप डिबेट पे बिठाते हैं, कहीं ना कहीं ये नजर आता है कि वो हुड्डा साहब की और कांग्रेस की भाषा बोलते हैं। जो रटाकर दिखाकर बिठाया जाता है वही बात करने की कोशिश करते हैं। पहले तो ये जो बार बार बात करते हैं कि प्रधानमंत्री जी झूठे हैं, खट्टर जी झूठे हैं, कौन से उन्होंने झूठ बोल रहे हैं, पहले तो वो गिरा दे, ताकि इस देश की और प्रदेश की जनता ये फैसला कर दे कि किस यहाँ पर बैठकर कौन राजनीति करता है और किसानों के नाम पर रोटियां सेकता है। आज कहीं ना कहीं अगर राजनीति ना कर रहे होते लोग और उनका संरक्षण ना होता तो एक किसान आंदोलन जो है कब तक खत्म हो चुका होता। और मैं ये मानती हूँ कि जिस तरीके से आंदोलन की आड़ में आप हेलीपैड तोड़ते हैं, आंदोलन की आड़ में आप तिरंगे का अपमान करते हैं, आंदोलन की आड़ में आप बंगाल की युवती का वहां पर रेप होने देते हैं, आंदोलन की आड़ से आप किसी भी इंसान को वहां जिंदा जला देते हैं, आंदोलन की आड़ में आप विधायकों की गाड़ियों के शीशे तोड़ते हैं, आंदोलन की आड़ में आप एक महिला जो अपने बच्चे के साथ सफर करती है उसके ऊपर हमला करने पर भी आप बाज नहीं आते। आंदोलन की आड़ से आप वहां पर जिस तरह के गंदे कामों के वीडियो वायरल होते हैं
वो आप होने देते हैं। आंदोलन की आड़ पर आप तलवारें चलाते हैं, आंदोलन की आड़ पे आप तिरंगे का अपमान करते हैं, आंदोलन की आड़ पर आप पुलिस वालों पर हमला करके तलवारें चलाते हैं। तो आज किस तरीके का ये आंदोलन चल रहा है, मैं पूछना चाहती हूँ। आज जो हमारा भोला वाला किसान है, आज वो खेत में काम कर रहा है, बम्पर उसकी पैदावार हो रही है। और रंजीता जी, जो फिर ये दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हैं, जिसने किसान संसद भी की है, वो कौन है फिर? मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि कुछ राजनेता लोग इनको रंजीता जी, वो कौन है फिर? इसका आप जवाब दीजिए। मैं आपको जो पिछले 9 महीने से दिल्ली की सीमाओं पर बैठा है, वो कौन है? जिसने किसान संसद की है, वो कौन है? सतीश जी एक मिनट, सतीश जी एक मिनट, एक एक करके बात रखिएगा। सतीश जी एक बार रुकिए। सतीश जी एक एक करके बात रखेंगे तो दर्शक भी सुन पाएंगे, एक एक करके। रंजीता जी, जिसने सरकार से बातचीत की, वो कौन थे? सरकार तो उनको शुरुआत से कहते आ रही है कि वो तो आतंकवादी हैं, सरकार को उनको कहते आ रही है कि वो माओवादी हैं। वो कौन थे जिनसे 11 दफा बातचीत हो गई? यश, मुझे ताज्जुब होता है जब आपके जैसे वरिष्ठ एंकर इस तरीके की बातों का उपयोग करते हैं। रंजीता जी, आपने जो बात बोली है, मैं उसी बात का जवाब दे रहा हूँ। आप ताज्जुब मत करिए, आप जवाब दीजिए। ना सरकार ने उनको कभी आतंकवादी कहा, ना सरकार ने उनके लिए कभी ऐसे लफ्ज यूज किए। सरकार ने रंजीता जी, एक एक बयान लग रहा है, दोबारा आपको सुनवाना पड़ेगा, ये सर्वविदित है। अगर किसी भी प्रकार के नुमाइंदे ने अगर उनको आतंकवादी कहा होगा तो मैं उसकी जिम्मेदारी लूंगी। पर आप सुनी सुनाई बातों पर और जो व्हाट्सएप चैनल आजकल चलाए जाते हैं, रंजीता जी, सुनी सुनाई बातों पर नहीं, मैं नहीं मानूं। माननीय प्रधानमंत्री सिर्फ झूठ के पुलिंदे के अलावा और कोई बात ही नहीं करते। सिर्फ झूठ क्योंकि नोटबंदी झूठ का पुलिंदा, जीएसटी झूठ का पुलिंदा। सतीश जी, किसानों सतीश जी आपके पास लौटूंगा। सतीश जी देखिए, इस तरीके से हो हल्ला होगा तो बात नहीं निकल पाएगी, इस तरीके से हो हल्ला होगा तो बात नहीं निकल पाएगी। जी रंजीता जी बोलिए। जी रंजीता जी बोलिए। जी रंजीता जी बोलिए। अगर बीच में ये लोग बोलेंगे तब ये बोलेंगे, नहीं आप बोलिए, अपनी बात कंप्लीट कीजिए। जी, मैं यही कहना चाहती हूँ, इस बात की जो सहमति है कि ये आंदोलन स्पॉन्सर्ड है और इनको बुझाकर भेजा गया है, इसकी बात की पुष्टि तो पंजाब के जो पूर्व अध्यक्ष जाखड़ जी रहे हैं, उनके भाषण में साफ उन्होंने बोला है। तो उसकी धन्यवाद करना चाहिए कैप्टन अमरिंदर का, जिन्होंने बड़ी सूझबूझ के साथ इनको यहाँ से सिखाकर दिल्ली बॉर्डर पर बिठाया। आज पंजाब का किसान दुखी था, उसको वहां पर आंदोलन करना था, उसको सिखाकर हरियाणा में भेजा गया ताकि हरियाणा की सरकार को बदनाम किया जाए और बॉर्डरों पर बिठाकर आंदोलन करवाया गया। जब इनको बुराड़ी के अंदर बुलाया जा रहा था और कहा जा रहा था कि इस मैदान में आप आइए, आपके लिए लाइट की सुविधा है, आपके लिए वहां पर पानी की सुविधा है, वहां पर आपके लिए शौचालय की सुविधा है, वहां पर ना बैठकर ये सड़कों के बीचों बीच बिठाए गए ताकि आम जनता परेशान हो। आज ये लोकतंत्र की हत्या नहीं कर रहे, आज ये लोकतंत्र को परेशान नहीं कर रहे। आपके पास जी, ठीक है रंजीता जी, हमारे साथ अजय सिंगला भी जुड़े हुए हैं, जवाब ले लेते हैं। अजय सिंगला जी, कैप्टन अमरिंदर सिंह सपोर्ट कर रहे हैं, स्पॉन्सर्ड कर रहे हैं, उन्होंने पंजाब से किसानों को हटाकर हरियाणा में शिफ्ट कर दिया ताकि हरियाणा सरकार की बेइज्जती हो सके, अपमान हो सके और उन पर दबाव भी बढ़ सके। आयुष जी, इस नौटंकी सरकार, इस मदारी सरकार, निर्दयी सरकार, असंवेदनशील सरकार, लोकतंत्र विरोधी सरकार, जनतंत्र विरोधी सरकार से क्या आशा की जा सकती है? ये कृषि कानूनों को समझने की बात है। ये है क्या? ये एक समझौता है केंद्र सरकार का और उनके अमीर दोस्तों के बीच में। सब कुछ बेच दो, अब तो एक चेन बन चुकी है, बेच दो सब कुछ। किसान अपना कुछ बिकने नहीं देंगे रंजीता जी। किसी चक्कर में मत रहना, किसी घमंड में मत रहना। ये किसान अन्नदाता हैं। ये जो 9 महीने हो गए ना, ये अब एक उदय होगा आंदोलन का, किसान आंदोलन का। जैसे गर्भ से बाहर आता है ना, एक हमारे ग्रंथों में भी लिखा है। और ये किसान आंदोलन अब और अच्छी तरह से जन्म लेगा। अब कितना किसानों के खिलाफ जाएंगे, कितना उनको आप गलत अपशब्द बोलेंगे। और अब तो आप उनकी कृषि के साथ साथ एक और कानून ले आए हैं, नया जमीन अधिग्रहण कानून। एक अच्छी सरकार थी कांग्रेस की,
जो चाहती थी किसानों की सहमति से अधिग्रहण हो, यानी कि इतनी ताकतवर हो चुकी है केंद्र सरकार के दोस्तों की ताकत, अमीर दोस्तों की ताकत कि अब हर चीज रंजीता जी आपके पास आऊंगा। सरकार राज्य सरकार से रंजीता जी एक एक करवा रहे हैं, ये नहीं कर रहे, वो करवा रहे हैं। 500 रंजीता जी आपके पास आऊंगा, आप एक एक करके अपनी बात रखिए, एक एक करके। जय अजय सिंगला बोलिए, जल्दी कंप्लीट कीजिए अपनी बात। आयुष जी, मैं तो इतना कहना चाहूंगा कि किसी भी डिबेट में बैठने का एक संयम, एक तरीका होना चाहिए। हमारी बहन जी रंजीता जी से रिक्वेस्ट है, उसका पालन करें, अपने समय पर बोलें। और यही एक घमंड है, यही एक इंतहा है, यही एक बहुत ही ज्यादा घिनौनी हरकतें हैं जो किसान भाइयों के साथ की जा रही है। कांग्रेस पार्टी मैडम शैलजा जी के, राहुल जी के, सोनिया जी के नेतृत्व में पूरी दृढ़ता से किसानों के साथ थी, है और रहेगी। इन 3 कृषि कानूनों के खिलाफ थी और रहेगी। आप जितना मर्जी किसानों को दबाने की कोशिश कीजिए, वो नहीं दबेंगे, नहीं। ठीक है अजय सिंगला जी, ठीक है। रंजीता जी अपनी बात कंप्लीट कीजिए, जी बोलिए। आप ताज्जुब देखिए कि सबके नाम लेंगे पर ये हुड्डा जी का नाम नहीं लेंगे। इसी से पता चलता है कि कांग्रेस के अंदर अपना भीतरघात और कितनी लड़ाई है। आज जो बात करते हैं भ्रष्टाचार मुक्त की, इनके टाइम पे 2G 3G जीजा जी के नाम पर किस तरीके से जमीनें की गई, किस तरीके से आज भी कचहरियों की तरीके भुगत रहे हैं हुड्डा साहब। पंचकुला आवंटन, प्लाट आवंटन मामले में, गुड़गांव की जमीन अधिकरण में किस तरीके से उनके ऊपर ईडी के और सीबीआई के केसेस चल रहे हैं। उसके बावजूद हम कहते हैं कि कांग्रेस की सरकार ये थी। अरे जनाब, आपने पूरा गुड़गांव से लेकर हरियाणा लूट कर खा लिया। सीएमओ के नाम पर आपने बाबरा जी के नाम। रंजीता जी, किसान आंदोलन के मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं, आप उस मुद्दे पर बात रखिए। इन्होंने भूमि अधिकरण बिल की थी तो उसके बीचों में ये बात की है। भूमि अधिकरण बिल जो था 1894 में अंग्रेज लेकर आए थे, क्या बात कर रही है रंजीता जी? इन्होंने अमेंडमेंट की थी, हमने भी वही चीज की है। सिर्फ हमने उसको डिफाइन किया है कि आप किस किस चीज के लिए आप जमीन को ले सकते हैं। जिस तरीके से इन्होंने लूटा किसानों को, सस्ती जमीनें खरीद कर वहां पर बाद में किए, आप एक भी इल्जाम हरियाणा की सरकार में पिछले 7 साल के अंदर नहीं लगा सकते। और जिस तरीके से अजय सिंह यहाँ पर कुछ दिखा रहे हैं, ये चीज उनसे बातें अच्छी नहीं लगती। और किसानों को बरगला कर, झूठ बोलकर जिस तरीके से इन्होंने तो अपनी दुखती रग में हाथ धर दिया, फरीदाबाद की बात करके। अरे फरीदाबाद में अजय सिंगला जी, मैं दोबारा से आपसे आग्रह कर रहा हूँ, एक एक करके अपनी बात रखिए। दर्शक भी नहीं सुन पाएगा, दर्शक भी नहीं सुन पाएगा। रंजीता जी, मेरा आपसे सवाल है यहाँ पर एक बार फिर से कि आखिरकार बड़ी बात तो यहाँ पर यह है कि किसानों को लंबा समय हो गया आंदोलन करते हुए। किसान नेताओं ने यह भी दावा किया कि 500 से ज्यादा किसान नेताओं की डेथ हो चुकी है, किसानों की डेथ हो चुकी है। लेकिन बड़ी बात तो यहाँ पर यह है ना कि इस आंदोलन की सुबह कब होगी, समाधान कैसे निकलेगा। 11 दफा बातचीत हो चुकी है, किसान धरने पर बैठे हैं, लेकिन सरकार है कि बातचीत के जरिए हल नहीं निकाल पा रही। देखिए, समाधान सिर्फ संवाद से ही हो सकता है। पहले दिन से हमारे कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी ने पहले दिन से कहा है कि मैं इसके लिए, अगर आप कमेटी बनाना चाहते हैं मैं कमेटी बना देता हूं, आप अपनी पूरी पार्टिसिपेशन चाहते हैं मैं पार्टिसिपेशन के लिए तैयार हूं, आप इसमें संशोधन करना चाहते हैं मैं संशोधन करने के लिए तैयार हूं। तो रोड़ा कहां पर है? प्रॉब्लम ये है कि विपक्ष ये नहीं चाहता कि ये आंदोलन खत्म हो। जिस तरीके से उनकी राजनीतिक रोटियां सिक रही हैं, वो कॉन्टिन्यूसली इसको सेकना चाहते हैं। नहीं तो भानु प्रताप जैसे लोग इस आंदोलन को छोड़कर नहीं जाते। जो बहुत बड़े किसान नेता हैं वो ये कहकर रहते कि कांग्रेस स्पॉन्सर्ड आंदोलन बन गया है। तो उसी तरीके से जो शिव कुमार कल्पना है, उन्होंने बाकायदा इस बात का जिक्र किया कि चलूनी जैसे लोगों ने इस आंदोलन को बेच दिया है। उसके बाद गुनी प्रसाद जैसे लोग, बावरी जैसे लोग हैं कि इस आंदोलन में काला क्या है ये तो बताया जाए। इनके खुद के नेता ही इस बात के लिए जिक्र कर रहे हैं। ठीक है रंजीता जी, हमारे साथ सुखबीर तंवर भी है। सुखबीर तंवर जी, इस आंदोलन की सुबह कब होगी? बड़ा सवाल यहाँ पर एक लंबे समय से बना हुआ है। सभी राह देख रहे हैं कि आंदोलन जो लंबे समय से चल रहा है, किसान बैठे हुए हैं, 500 से ज्यादा किसानों की डेथ हो चुकी है, लेकिन आंदोलन की सुबह आखिर कब होगी? किसान तो सीधे तौर पर यही चाहता है कि हमें तीनों कृषि कानून तो चाहिए ही नहीं। सरकार कह रही है कि हम क्लॉज बाय क्लॉज चर्चा करेंगे, लेकिन किसान कह रहा है कि हमें तीनों कृषि कानून चाहिए ही नहीं। खुराना साहब,
मैंने किसी के वक्तव्य को डिस्टर्ब नहीं किया है। मेरा विनम्र निवेदन है, कोई जब मैं बोलूं तो बीच में ना बोले, अन्यथा फिर उसको बोलने नहीं दिया जाएगा पूरी डिबेट में। ये सुन ले। देखिए, जिस प्रकार का आपने सवाल किया, आज 9 महीने से ज्यादा आंदोलन को हो गया। आंदोलन को तो 1 साल से भी ज्यादा हो गया। जब ये अध्यादेश लाए थे उसी वक्त से पंजाब में आंदोलन शुरू हो गया था। 9 महीने तो यहां हो गए हैं। आज 9 महीने बाद जब से यहां दिल्ली के बॉर्डर पे आंदोलन शुरू हुआ है और अंतिम वार्ता हुई थी 22 जनवरी को। 22 जनवरी के बाद वार्ता में पूर्णतः गतिरोध है। उसके बाद किसान जो कर सकते थे, जो भी शांतिपूर्ण तरीके से किसान कर सकते थे, उन्होंने किया। किसान संसद के समकालीन चलना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि मान लो या इस देश का दुर्भाग्य मान लो। इसके बावजूद भी केंद्र की सरकार नहीं चेती। दूसरी बात, बड़ी अजीब बात है, इस देश का किसान कानून नहीं चाहता और केंद्र सरकार अपने पूंजीपति मित्रों को खुश करने के लिए, नहीं हम तो आपको देंगे। भाई क्यों देंगे जब किसान नहीं चाहता? तो दूसरी बात, कृषि के नाम पे किसानों को बरगलाया जा रहा है। ये कृषि के नहीं है, ये पूंजीपतियों को पोषित करने का केंद्र सरकार का विषय है। अभी काला सफेद की भी बात कर रहे थे। मैं बताना ये चाहता हूं कि आखिर इस देश की जनता को बता दें, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में जो असीमित कर दिया गया है भंडारण, उसके मायने क्या हैं? क्या इससे इस देश में महंगाई नहीं बढ़ेगी? निसंदेह बढ़ेगी और बढ़ रही है। इसके अलावा जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जिस प्रकार से एसडीएम को सर्वा बना दिया गया है, क्या एसडीएम स्तर का अधिकारी आज सरकार या बड़ी पूंजीपतियों के खिलाफ जा सकता है? निसंदेह इनके खिलाफ नहीं जाएगा और किसान की गर्दन मरोड़ी जाएगी। इसके अलावा जो एपीएमसी का कानून की विषय है, जिस प्रकार से बिहार में जो उत्पाद है वहां एपीएमसी कानून खत्म कर दिया गया था, उसके बाद जिस प्रकार से वहां के उत्पाद को बहुत कम दामों में खरीदा जा रहा है, वो इस किसान के साथ धोखा है। एपीएमसी कानून के लागू रहने से हरियाणा और पंजाब के किसानों को बहुत फायदा है और इसी की वजह से हरियाणा पंजाब के किसानों में समृद्धि आई है। और हरियाणा पंजाब के किसानों के द्वारा इन 3 कृषि कानूनों का विरोध करना कहीं ना कहीं अपनी जो समृद्धि उसके लिए। इसके अलावा जो झूठ और सच की बात कर रहे थे, मैं कहना यह चाहता हूं आदरणीय रंजीता जी इस बात पे विवेक से सोचें। जो प्रधानमंत्री बनने से पहले नरेंद्र मोदी जी ने अनेक प्रकार के वक्तव्य दिए थे, आज जाके आराम से अपने घर में बैठ के उन वक्तव्यों को सुनना और पढ़ना, फिर पता लग जाएगा कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के साथ कितने झूठ बोले हैं। क्या उन्होंने, रुकिए एक मिनट, क्या उन्होंने नहीं कहा कि पहली कलम से मैं स्वामीनाथन के आयोग की रिपोर्ट को लागू करूंगा? कहां गई वो पहली कलम, कहां टूट गई? और जिस प्रकार से आज हरियाणा प्रदेश में भूमि अधिग्रहण बिल लेके आए हैं, हम सड़क से और हर मंच में, हालांकि विधानसभा में हमारा नुमाइंदा नहीं है, लेकिन हर मंच पे हम मजबूर करेंगे और इस कानून को नहीं लागू करने देंगे। ये कहीं ना कहीं 150-125 साल से जो किसान को आजादी थी, उस आजादी को तोड़ने का काम है। इसके अलावा जो केंद्र सरकार ने भूमि अधिग्रहण बिल जो वापस लेना पड़ा था, हरियाणा सरकार क्या सोच के कर रही है? जब केंद्र सरकार इसी प्रकार के प्रावधानों को पहले उस बिल को वापस ले चुका है, आखिर इन्होंने किसान, हरियाणा प्रदेश के किसानों को बर्बाद करने की सोची तो सोची कैसे? दूसरी बात मैं आपके चैनल के माध्यम से एक और कहना चाहता हूं, जिस प्रकार से किसान आंदोलन शुरू हुआ और उसको दबाने के लिए जिस प्रकार से इन्होंने दक्षिण हरियाणा में एसवाईएल का सहारा लिया, अब क्या इनकी जुबान तालू से चिपक गई है? मैं रंजीता मेहता जी से निवेदन करूंगा, इन सारे सवालों का जो मैंने उठाए इनका जवाब देके जाना। ऐसे हवाई बातें करने से कुछ होने वाला नहीं है। चलिए ठीक है सुखबीर जी, चलिए यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के उस पार भी चर्चा लगातार जारी रहेगी। चलिए ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिरकार इस आंदोलन की सुबह कब होगी। सारे मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। योगेश कौशिक जी, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। योगेश कौशिक जी, यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल इन तमाम परिस्थितियों को देखते हुए एक खड़ा हो रहा है कि आखिरकार जिद पर कौन है, किसान है या फिर सरकार है? समाधान क्यों नहीं निकल पा रहा? वो तो लास्ट है, मैं लेकिन सारी चीजों को एनालाइज करके स्टेप बाय स्टेप बात कर लेता हूँ। रंजीता मैडम ने जो बातें की, उन्होंने कहा कि इन पे इल्जाम लगाए कि भाई वहां पे रेप भी हुए, वहां पे जला भी दिया गया और वहां पे बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई जो नहीं होनी चाहिए थी, समाज के अंदर नहीं होती हैं। तो मैं मैडम आंकड़ों के हिसाब से आपको बता देता हूं कि आपकी पार्लियामेंट के अंदर 250 से ज्यादा ऐसे अपराधी छवि के लोग बैठे हैं आज के दिन कि जिनको अगर मुकदमे का फैसला उनके विरोध में हो जाए तो उन्हें 7 साल मिनिमम सजा है और कईयों को ताउम्र सजा है।
दूसरा, अभी गृह राज्य मंत्री बनाए गए हैं आपके यहाँ पे बीजेपी के, वो बंगाल से आते हैं, उनके ऊपर 13 मुकदमे हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये उन्होंने अपने हल्फनामे में दिए थे। तो इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पे ये बैठे हैं जिनको आप किसान नहीं मानते, अगर ये गुंडे हैं तो पार्लियामेंट पूरी की पूरी गुंडों से भरी हुई है। अब मैं बात करता हूं विधानसभा में 4200 के करीब एमएलए हैं। उन 4200 एमएलए रंजीता जी आपने अपनी बात रखी थी, रंजीता जी आपने अपनी बात रखी थी, एक एक करके सब अपनी बात रख रहे हैं। लीजिए, अगर ये गलत है आप मुझ पे केस कर दीजिए, मैं तैयार हूँ। मैं आंकड़ों पे बात कर रहा हूँ, रंजीता जी एक मैं आंकड़ों पे बात कर रहा हूँ, आपकी अकेले पार्टी के नहीं है, हर पार्टी के गुंडे हैं, मैं कह रहा हूँ। आई समझ में? अब मैं बताता हूँ 4200, आपको क्यों तकलीफ हो रही है? देखिए एक एक करके बात रखिए, एक एक करके बात रखिए। देखिए इस तरीके से हल्ला मत कीजिए। रंजीता जी आपसे आग्रह कर रहा हूं मैं, रंजीता जी आपसे आग्रह कर रहा हूं मैं, एक एक करके आप अपनी बात रखिए, पहले बोलने दीजिए फिर उसके बाद अपनी बात रखिए। रंजीता जी अपने गृह राज्य मंत्री जो अभी अभी बने हैं, रंजीता जी 13 मुकदमे हैं या नहीं है चेक कर लीजिए और बताइए जनता को कि हाँ उन पे 13 मुकदमे, आपराधिक मुकदमे ऐसे हैं जिनमें रेप है, हाईजैकिंग है, सारे के सारे ऐसे जिनमें 7 साल से ज्यादा की सजा है। उन्होंने अपना हल्फनामा दिया है। अभी मैं आगे रंजीता जी बात कंप्लीट करने दीजिए, फिर उसके बाद अपनी बात रखेगा, आपको भी टाइम मिलेगा, आपको टाइम दिया है मैंने। बर्दाश्त कर लेगा, किसानों को कह दो कि ये उग्रवादी हैं और वो आम आदमी बर्दाश्त कर लेगा, और जब एक्चुअल हकीकत इनकी आती है नेताओं की, तब आपको तकलीफ होती है। आप तो वहां तक पहुंचे भी नहीं है जहां वो बैठे हुए हैं। अब मैं अगली बात करता हूं, 4200 के करीब पूरे देश के अंदर एमएलए हैं। उन 4200 में से 1000 एमएलए ऐसे हैं जिन पे बहुत बड़े बड़े ऐसे ही मुकदमे हैं जिन्हें 7 साल से ज्यादा की सजा हो सकती है। और ये लोग, ये नेता लोग, मैं बीजेपी अकेले को नहीं कहता, और भी बहुत से लोग हैं, सभी पार्टियां हैं जो किसान को, जो इनको रोटी मुहैया कराता है, जिनकी वजह से ये देश चला है। कोरोना काल में स्पेशली जो सपोर्ट मिली है, वो सपोर्ट पूरी की पूरी किसानी से मिली है। और ये उनको 2 मिनट में गुंडा, उग्रवादी और कुछ भी कह देते हैं। अर्थव्यवस्था को किसने संभाला? खुद प्रधानमंत्री कह चुके हैं। अब मैं चलता हूं थोड़ा सा आगे। इसके आगे हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता जो बोल रहे थे, मुझे पहली बार अच्छा लगा कि कांग्रेस के प्रवक्ता ने सरेआम कहा है कि हम किसानों के साथ खड़े हैं, लेकिन इतने से मैं सहमत नहीं हूं। अगर वो खड़े हैं तो मैं कहता हूं कि किसानों का इनका अपना सेल है, और अपने सेल में किसान सेल बीजेपी का भी है, किसान सेल कांग्रेस का भी है। अगर ये वाकई सपोर्ट में हैं तो वो अपने किसान सेल को बोले कि इनके पैरेलल जहां जहां इनके धरने, प्रदर्शन या जो भी है, सरेआम सपोर्ट करें। बीजेपी तो ऐसी पार्टी है जो किसी को भी, गुंडे को सपोर्ट करती है और सरेआम कहती है हम इसके साथ हैं। मुकेश सेंगर उसका एक उदाहरण है। मुकेश सेंगर रेप का केस था, उनके साथ लगे रहे लास्ट तक, और उसके बाद उनकी बीवी को टिकट दे दी गई यूपी के अंदर, और जब विरोध हुआ तो वो टिकट उसकी वापस ली गई है। रंजीता जी आपको पूरा टाइम दिया गया था बोलने के लिए, रंजीता जी आपको पूरा टाइम दिया गया था बोलने के लिए, आप अपने तमाम एस्पेक्ट को लेकर अपनी बात रखी थी। कांग्रेस से भी मतलब मैं बहुत ज्यादा खुश नहीं हूं। कांग्रेस जब जिस दिन ये स्टेप लेगी, मुझे लगेगा कि वाकई किसानों के साथ हैं। अब तीसरी मैं बात करता हूं इनेलो की। इनेलो में के जिन जो करता धरता जिन्होंने पार्टी शुरू की, वो देवीलाल जी थे। वाकई वो किसानों के आदमी थे, और जो उन्होंने जुबान से कह दिया वो सच था। उन्होंने, मुझे आज तक याद है, जब वो हरियाणा के अलग की मांग कर रहे थे, उन्होंने कहा कि मैं हरियाणा को अलग करा रहा हूं, और लोगों ने कहा कि तुम अपनी दादागिरी चाहते हो या तुम मुख्यमंत्री बनना चाहते हो, तो उन्होंने कहा मैं पहला चुनाव ही नहीं लड़ूंगा, और वो चुनाव नहीं लड़े। उसके बाद जब लड़े, उन्होंने कहा मैं पहली कलम से बिजली बिल माफ करूंगा, और उन्होंने किए। उसके बाद उन्होंने जो जो वादे किए, छोटे छोटे, चाहे ये पेंशन आज के दिन बुजुर्गों की पेंशन हरियाणा के अंदर, उनकी शुरुआत है ये। अब मैं किसानों की बात कर रहा हूं, मैं बहुत बार कह चुका हूं, ये किसान बिल है ही नहीं। किसानों के नाम पे ये सारा का सारा जो भी गोरख धंधा है, ये सारा का सारा जो किसानों को संशय थे, वो आज प्रूव होने जा रहे हैं। और उन प्रूव होने जाने में सबसे पहला तो जो ये बिल लेके आ गए हैं, ये पहले ये था कि भाई 80% के करीब किसानों की जरूरत पड़ेगी कि वो अपनी सहमति दें, तब वो जमीन को एक्वायर कर सकते हैं। पर ये पीपीपी मोड के अंदर बिना 80% लोगों की किसी की सहमति की जरूरत नहीं, और उसे एक्वायर कर सकते हैं। ये किसानों का सबसे पहला परेशानी थी, जो ये बार बार कह रहे थे कि हमारी जमीनें हमारे हाथ में नहीं रहेंगी। अब वैसे तो तंवर जी ने लगभग बातें बता दी सारी, लेकिन मैं अब उसको कंफर्म कर देता हूं। मैं फिर बार बार बात करता हूं, अगर कोई भी प्रोड्यूस होल्डिंग में जाता है
तो उससे अभी आम आदमी की समझ में नहीं आया उनको क्या परेशानी होने वाली है। 9 महीने हो गए हैं, सरसों का तेल डबल रेट से ज्यादा पहुंच गया है। अभी स्वामीनाथन की रिपोर्ट इन्होंने पहले कही थी, प्रधानमंत्री जी ने कही थी कि मैं आते ही स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करूंगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर इन्होंने हल्फनामा दिया कि हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर हल्फनामे में कहा इन्होंने कि हम स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू नहीं कर सकते हैं। और ये हल्फनामा है या नहीं है ये बीजेपी प्रवक्ता बता दें, इन्होंने हल्फनामा दिया हुआ है। अब बात करता हूं इनकी बात करने की किसानों से। जो डेडलॉक हुआ है वो डेडलॉक इसलिए हुआ है, किसानों के पास तो कोई बहुत बड़े वकील वगैरह लोग हैं नहीं, इनके पास तो सब कुछ है। इन्होंने मुंह से तो कह दिया, प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि मैं 1 कॉल की दूरी पे हूं। क्या प्रधानमंत्री जी से कोई जाके मिल सकता है? नहीं मिल सकता। एक प्रोटोकॉल होता है, प्रधानमंत्री खुद बुलाएंगे, बुला के मीटिंग करेंगे और मीटिंग करने के बाद फैसला करेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री तो खुद अपने भाषणों में 20 भाषणों में कम से कम ये कह चुके हैं कि 3 कानून ये वापस नहीं होंगे, और वो वापस नहीं होंगे मैं भी मान के चल रहा हूं, क्योंकि ये कानून बीजेपी नहीं लेके आई है, इन पे पूरा का पूरा दबाव है। अभी जो ये 8 लाख करोड़ रुपया जो इकट्ठा करने जा रहे हैं, जिसकी बात कर रहे हैं, पूरे देश को जो बेचा है इन्होंने, मोनेटाइजेशन पॉलिसी, हाँ जो मोनेटाइजेशन जिसे कह रहे हैं, ये शब्द बोलने में तो शब्द तो ढूंढने में मास्टर नहीं है, शब्द तो कुछ भी ले आएंगे। तो उन शब्दों में जो इन्होंने कहा, वो जो 8 लाख करोड़ रुपया इकट्ठा ये जो करने जा रहे हैं, उस 8 लाख करोड़ में जो भी हमारे जो गोडाउन थे वो भी उसमें बिकने जा रहे हैं। अब जब वो बिक जाएंगे तो वो होल्डिंग कहां करेंगे? तो इसका मतलब सरकार के पास होल्डिंग की कोई कैपेसिटी नहीं रहेगी। 3 लाख करोड़ रुपए ऑलरेडी घाटे में चले जा चुके हैं एफसीआई का डिपार्टमेंट। तो वो 3 लाख करोड़ का घाटा अगर हो गया तो एफसीआई तो खरीदेगी नहीं। जब एफसीआई नहीं खरीदेगी तो कौन खरीदेगा? तो प्राइवेट प्लेयर आएंगे। प्राइवेट प्लेयर में मैं पहले भी कह चुका हूं, आज फिर बता रहा हूं, जैसे ही होल्डिंग मजबूत होगी वैसे ही हर चीज के दाम उनके कंट्रोल में चले जाएंगे, और कंट्रोल में जाते ही आम आदमी मारा जाएगा। और जो ये पीडीएस सिस्टम है आज के दिन, जो लोगों को 5 किलो अनाज दे रहे हैं, ये अनाज देना बंद करके ये बीजेपी का प्लान है। इसमें कोई गलत नहीं है, वैसे मैं इसको गलत नहीं मानता हूं, बट वो गलत वहां होता है कि ये देंगे आपको 20 रुपए किलो गेहूं के हिसाब से 5 किलो के 100 रुपए दे दिए, लेकिन बाजार में 100 रुपए में 5 किलो गेहूं या चावल नहीं आएगा। उसका रीजन ये है कि उस रेट को प्लान जो कर रखा है, जो खरीद रहा है उसको और जो बेचेगा उसको, उसके कंट्रोल में चला जाएगा। तो आम आदमी योगेश जी, आपने सारा गणित तो समझा दिया, ये भी पूरा सिस्टम बता दिया कि किस तरीके से प्रभावित होगा। लेकिन बड़ी बात तो यहां पर यह है ना कि दोनों पक्ष अगर जिद पर रहेंगे, वो चाहते हैं कि कृषि कानून रद्द होने चाहिए, सरकार कहती है कि हम रद्द तो किसी कीमत पर नहीं करेंगे, तो फिर समाधान निकलेगा कैसे? ये इसको लेकर मैं रंजीता जी से एक सवाल कर लेता हूं, एक सवाल इनसे बात कर लेता हूं मैं, और मैं ये जितने ये प्रवक्ता बैठे हैं ये भी मेरी बात को मानेंगे। इन्होंने संक्षिप्त में बिल्कुल एक गड़बड़ जो इन्होंने कर दी है, वो सबसे बड़ी गड़बड़ ये है कि इन्होंने एमएसपी को कानून नहीं बनाया। और सारे प्रवक्ताओं से पूछ लो कि अगर एमएसपी बन जाए तो आधी प्रॉब्लम सॉल्व है, हाँ या ना? बिल्कुल। यहाँ पर एक बड़ी बात यहाँ पर भी है ना, एक रिपोर्ट भी तो सामने आई कि 6% एमएसपी किसानों को मिलती है, तो ऐसे में इसका दायरा कौन बढ़ाएगा? सरकार बढ़ाएगी, सरकार को ही बढ़ाना चाहिए। जी रंजीता जी, प्रधानमंत्री तो कहते हैं कि 1 कॉल दूर है, वो नंबर बता दीजिए, हम बात करा देंगे। कब होगी बातचीत? प्रधानमंत्री ने तो कब का कहा था, और भाषण में साफ तौर पर प्रधानमंत्री कहते हैं कि कृषि कानून तो रद्द नहीं होंगे। नरेंद्र सिंह तोमर कहते हैं कृषि कानून तो रद्द नहीं होंगे। तो आप नंबर बता दीजिए, हम बात करा देंगे। इस दर्द को कौन समझेगा किसानों? यश में कानून बिल्कुल रद्द नहीं होंगे। कानूनों में हमेशा संशोधन होता है, कानून रद्द नहीं होते। और ताज्जुब मुझे इस बात का होता है जब योगेश कौशिक जैसे लोग जो अपने आप को राजनीतिक विशेषज्ञ लिखवाते हैं, अपने आप को एजेंडा और पार्टी बताकर बैठेंगे चैनलों पर, तो ज्यादा बेटर होगा। जो व्हाट्सएप चैनल चलाकर ये अपनी बातें थोपने की कोशिश करते हैं और अपनी भाषा में डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। रंजीता जी, व्यक्तिगत टिप्पणी होगी हो तो आप बता दीजिए। प्रधानमंत्री जो ये बात कही कि 1 कॉल दूर है, योगेश जी आपसे भी आग्रह है, योगेश जी आपसे भी आग्रह है। रंजीता जी, आप व्यक्तिगत टिप्पणी छोड़कर इस बात का जवाब दे दीजिए, दर्शक भी सुन रहे हैं। बताइए बस सिर्फ। मैं बिल्कुल जवाब दूंगी, योगेश कौशिक जी को चुप कराइएगा। जी रंजीता जी, इस सवाल का आप जवाब दीजिए। किसान भी आपको सुन रहे हैं, किसान बेसब्री से सुन रहे हैं, और बीजेपी को तो वैसे ही बेसब्री से सुनते हैं। चलो सुनने, आप सुनिए, चुप जी बोलिए रंजीता। 2001 के अंदर स्वामीनाथन की रिपोर्ट आई थी, 2014 तक कदम है जो कानून लाए गए हैं, और ये जो बार बार बात की जाए, सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा है या नहीं? अरे आप बीच
में बोलना बंद करेंगे। योगेश जी आपसे आग्रह है। योगेश जी, रंजीता जी को अपनी बात रखनी है। जी रंजीता जी आप बोलिए जी, बिना रोक टोक आप बोलिए। रंजीता जी जल्दी से अपनी बात खत्म कीजिए, जल्दी। योजना के अंदर 22 फसलें हमने इंक्लूड की है, ये किसानों की नहीं निकल सकते, जवाब सीधा दो। रंजीता जी, प्रधानमंत्री ने कहा था 1 कॉल दूर है, बातचीत कब होगी? 22 जनवरी को आखिरी दफा बातचीत हुई थी, बातचीत कब होगी? नहीं देंगे जवाब नहीं देंगे। बीजेपी तो कहती है कि हम संवाद में विश्वास करते हैं, तो लोकतंत्र है। ये कैसा लोकतंत्र है? कंवरपाल गुर्जर कहते हैं कि किसान यूनियन तो लोकतंत्र के लिए खतरा है। मतलब जो देश का पेट भरता है वो लोकतंत्र के लिए खतरा हो गया, और जो संसद में जो नेता लोग बैठे हैं वो लोकतंत्र की का शान बढ़ा रहे हैं। इस्तेमाल किए किसानों के लिए, कभी ये उनको आतंकवादी बता रहे हैं, आप बता रहे हैं, आप लोग बताते हैं आतंकवादी उनको। रंजीता जी देखिए, गोल गोल मत घुमाइए, गोल गोल मत घुमाइए। रंजीता जी आप जवाब नहीं दे रहे। रंजीता जी आप जवाब नहीं दे रहे जी, ठीक है रंजीता जी आप जवाब नहीं दे रहे, लग रहा आपके पास जवाब नहीं है। सतीश जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं जी, बोलिए। सबसे पहले तो देखिए, रंजीता जी मैंने आपको टाइम दिया लेकिन आप बात का जवाब नहीं दे रहे हैं, गोल गोल घुमा रहे हैं। आपके पास आऊंगा। कानून लेके आई थी रंजीता जी आपसे मैं आग्रह कर रहा हूँ। रंजीता जी मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ, आपके पास लौटूंगा। जब मैंने आपसे सवाल का जवाब मांगा तो आपने जवाब तो दिया नहीं। आंदोलन करके 9 महीने का आप कांग्रेस पर टिप्पणी करने लग गए, योगेश जी पर टिप्पणी करने लग गए। 9 महीने का आंदोलन। रंजीता जी अब आपसे मैं आग्रह कर रहा हूँ, आप प्लीज चुप हो जाइए। इस कानून जीतने में आज सतीश जी एक मिनट, सतीश जी एक मिनट। रंजीता जी मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ, आप चुप हो जाइए। मैंने आपको कहा था कि आप जवाब दीजिए, आप गोल गोल बात को घुमा रहे थे, योगेश जी पर टिप्पणी कर रहे थे, आप कांग्रेस पर टिप्पणी कर रहे थे, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि प्रधानमंत्री का जो बयान था कि 1 कॉल दूर है उसका आपने जवाब नहीं दिया। आपके पास लौटूंगा मैं, रुक जाइए रंजीता जी। सतीश जी कुछ कह रहे हैं। 1906 में अंग्रेज सरकार के खिलाफ माननीय भगत सिंह जी के चाचा जी ने 9 महीने का आंदोलन करके इन तीनों काले कानूनों पर विजय पाई थी। आज हमारा आंदोलन इस फांसीवादी सरकार से 9 महीने से उससे आगे निकल गया। उस टाइम पे अंग्रेज थे, लेकिन आज मेरे माननीय प्रधानमंत्री और उनकी पूरी टीम फांसीवादी नीतियों के साथ चलते हुए किसानों को आज आत्महत्या पर मजबूर करने के लिए काम किया जा रहा है। आज 650 किसान आज शहादत दे चुके हैं, लेकिन इस केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार के कानों में जूर रेंगने का काम नहीं हुआ, और सिर्फ हर चीज प्राइवेट सेक्टर में बेचने के लिए उतावले हुए। रंजीता जी जब ये तथ्य है तो स्वीकारना पड़ेगा ना, क्या गलत है इसमें? ठीक है रंजीता जी, हमारे साथ अजय सिंगला भी जुड़े हुए हैं। अजय सिंगला, जय अजय सिंगला जी कुछ कहना चाह रहे हैं। यस जी, मुझे सबसे कम टाइम मिला है। अजय सिंगला जी बोलिए। आदरणीय रंजीता जी, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं जब तक प्रधानमंत्री जी के हाथ में अंबानी और अडानी का फोन रहेगा तब तक चर्चा नहीं हो सकती। जिस दिन प्रधानमंत्री जी के हाथ में BSNL आ जाएगा ना, हिंदुस्तान का फोन, भारत की जनता का फोन, अन्नदाताओं का फोन, उस दिन चर्चा शुरू हो जाएगी। मैं देश नहीं बिकने दूंगा। रंजीता जी आप फिर बीच में बोल रही हैं। रंजीता जी मैंने आपको पूरा टाइम दिया है। रंजीता जी यूपी के अंदर आंदोलन करके दिखाइए, पंजाब के अंदर कीजिए। रंजीता जी देखिए, रंजीता जी देखिए, जहाँ पर आंदोलन चल रहा है वो तो चलेगा। यूपी में भी चल रहा है, हरियाणा में भी चल रहा है, पंजाब में भी चल रहा है, दिल्ली में भी चल रहा है। सतीश जी इस देश के प्रधानमंत्री अपनी रंजीता जी आप तथ्यों को स्वीकार नहीं कर पा रही हैं। जो 150 रुपए का थैले में डालकर, रंजीता जी आप तथ्यों को स्वीकार नहीं कर पा रही। आराम से एक करके अपनी बात रखिए। अजय सिंगला जी जल्दी संक्षिप्त में अपनी बात रखिए। जनता का उपहास लड़ाएं। यस जी, अजय सिंगला जी आप अपने प्रदेशों में भी कम से कम किसानों को फायदा पहुंचा दीजिए। डीजल और पेट्रोल का रेट कम कर दीजिए। अगर इतना ही कांग्रेस किसानों के बारे में सोचती है, कम से कम प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से फायदा पहुंचा दीजिए, या फिर सियासत का ही खेला रहेगा इसमें भी। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मेरी बात को सुनिए। जी बोलिए अजय सिंगला जी बोलिए।
जिस देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री 100 रुपए के अनाज और 3-3 फोटोएं लगाकर और उस पे अरबों रुपए खर्च कर दें सिवाय लोगों को फायदा देने के, उनसे आप आशा करते हैं किसी चीज की? रंजीता जी कह रही है प्रायोजित आंदोलन है, यानी कि रंजीता जी मानती है हरियाणा प्रदेश विपक्ष चला रहा है, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस चला रही है। रंजीता जी बोली कि हरियाणा में कांग्रेस के टाइम में भ्रष्टाचार हुआ, फरीदाबाद में ये रही फरीदाबाद के भ्रष्टाचार की पूरी फाइल। रंजीता जी 5 करोड़ रुपए विकास कार्यों पे खर्च कर दिया रेलवे की जमीन पर, जनता का करोड़ों रुपया भ्रष्ट अधिकारी, नेता और पंजीपतियों की। रंजीता जी, आपको लग रहा है कि इस तरीके से निष्कर्ष को निकल पाएगा? रंजीता जी, आप इतनी वरिष्ठ नेता हैं, आप इस तरीके से हर दफा हर वक्तव्य के बीच में आप बोल रही हैं। महिलाओं से नुकसान है। आप जिस तरीके से आप लोग रंजीता जी के अंदर सुनने की क्षमता, रंजीता जी, रंजीता जी क्या हो गया आपको? आप तथ्य क्या स्वीकार नहीं कर पा रही हैं? अकेली बोलती रहेगी, जनता सुनती रहेगी। एक एक करके बात करने में विश्वास करती हैं या फिर खलल डालने में विश्वास करती हैं? एक संयम होता है, एक शालीनता होती है। अजय सिंगला जी, आप जल्दी से अपनी बात कंप्लीट कीजिए। अजय सिंगला जी, ले लेना चाहिए था। अजय सिंगला जी, जल्दी से अपनी बात कंप्लीट कीजिए, जो आप कहना चाहते हैं, जल्दी से। मैं आपने मुद्दे पर बात कीजिए अजय सिंगला जी, मुद्दे पर बात कीजिए, मुद्दे पर बात कीजिए अजय सिंगला। हम तो एक बात कहना चाहते हैं कि हरियाणा सरकार को केंद्र सरकार पर दबाव बनाना चाहिए, हरियाणा की जनता की बात सुननी चाहिए, भारत के हरियाणा के हितों की बात करनी चाहिए। किसान अपने हैं, हमारे माई बहन हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे अन्नदाता है। एक सार्थक चर्चा के दौरान इन तीनों कृषि कानूनों को वापस लेना चाहिए और नए सिरे से एक पूर्ण आपस में बातचीत करके एक कानून ऐसा बनाना चाहिए जिसमें सबका विश्वास हो, सबका विकास हो और सब उसके हित में हो। हमारा ये कहना है। सुखबीर जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। सुखबीर जी, 2022 नजदीक है, प्रधानमंत्री ने कहा था, मोदी सरकार ने कहा था कि किसानों की आय दोगुनी होगी। क्या इस तरीके से आपको लग रहा है कि किसानों की आय दोगुना हो जाएगी? समाधान तो निकल नहीं पा रहा। खुराना साहब, मैं आपको बताऊं, ये आय दुगनी करने का जो इनका वक्तव्य था, इसका जो बात ठीकरा फूटना है वो कोविड पे फूटना है, वो कोई खास बात नहीं है। अब मैं रंजीता जी मेरे सवाल का किसी का जवाब तो नहीं दे पाई, मैं 2 सवाल और पूछ लेता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने जो किसानों की समस्या को हल करने के लिए कमेटी गठित करी थी और उसका समय सीमा पूर्ण हो चुकी है, चूंकि आज 9 महीने हो गए हैं किसान आंदोलन को निरंतर सीमाओं पे चलते हुए, तो उस कमेटी की रिपोर्ट का क्या हुआ, निसंदेह वो अभी तक सार्वजनिक नहीं है। इसके अलावा जो भारतीय जनता पार्टी शब्दों से खेलती है, देखिए जैसे इन्होंने डिमोनेटाइजेशन किया, 99.3% जो नोट थे वो सारे आरबीआई में जमा हो गए, तो वो पूर्णतः फेल होगी। उसी तरह ये मोनेटाइजेशन शब्दों के बड़े बाजीगर हैं। अरे सीधा कहो कि हम जो नहीं कौशिक जी, सीधा आप स्वीकार करें कि जो सार्वजनिक प्रतिष्ठान इस देश की जनता की गाड़ी खून पसीने की कमाई से एकत्रित करके द्वारा बनाए गए थे, हम उन्हें निजी हाथों में अपने पूंजीपति मित्रों को सौंप रहे हैं। अब सीधी बात को सीधा स्वीकार करो। इस देश में जो शिक्षा का स्तर है, कौन जानता है डिमोनेटाइजेशन क्या है, मोनेटाइजेशन क्या है? इनकी जो अर्थशास्त्र अर्थ मंत्री हैं, आर्थिक उनका जो भी जिस प्रकार का वो बहकाने बरगलाने का प्रयास करते हैं, और निसंदेह माननीय मोदी जी, मैं देश नहीं बिकने दूंगा ये बोल के सारे के सारे सार्वजनिक प्रतिष्ठान कुछ बेच दिए, बाकी बेचने की पाइपलाइन ये खुद ही बता रहे हैं। इसके अलावा मैं आज आपके माध्यम से कहना यह भी चाहता हूं, SYL का जो मुद्दा था, जब ये सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट निर्णय आया, उस वक्त की जो हरियाणा प्रदेश की सरकार में आज के भी मुख्यमंत्री खट्टर साहब को एक आप रंजीता जी बीच में मत बोलिए, आप बीच में मत बोलिए, आप बीच में मत बोलिए, बता दिया ना आपको, आप बोल नहीं पाएंगे। रंजीता जी, आप बीच में मत बोलिए, आदत खराब है रंजीता जी, आपकी आदत खराब है, रंजीता जी, खराब है रंजीता जी, आदमी के बीच में बोलने अपनी आदत को सुधारिए। रंजीता जी, सुखबीर जी, सुखबीर जी सहजता के साथ, सुखबीर जी सहजता के साथ, सुखबीर जी आपसे आग्रह कर रहा हूँ, सुखबीर जी, मैं कराता हूँ शांत, सुखबीर जी,
एक मिनट सुखबीर जी, आप तो शांत होइए, आप तो शांत होइए सर, एक मिनट रंजीता जी, आप प्लीज आप बात सुनिए, फिर उसके बाद टिप्पणी करेगा, ठीक है? मैं आपके पास लौटूंगा। रंजीता जी बीच में मत बोलिए। कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया था खट्टर साहब को जी। और ये कहा गया था आप SYL के मुद्दे पे माननीय प्रधानमंत्री जी से समय लीजिए, चाहे खट्टर साहब रोज मिलते हो मोदी साहब से, लेकिन इस विषय पे जो कि हरियाणा और हरियाणा की भी अगर हम बात छोड़े, दक्षिण हरियाणा के विशेषता जीने और मरने की बात है, आज 4.5 में 1 सेकंड का समय नहीं ले पाए, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। कोई जवाब होते थे, पहले 5 सवाल पूछे, 3 और पूछ लिए। रंजीता जी अब दो जवाब, आप पता लगे देश प्रदेश। ठीक है सुखबीर जी, हमारे साथ योगेश कौशिक भी जुड़ रहे हैं। योगेश कौशिक जी, यहाँ पर बड़ी बात तो ये है, रंजीता जी मैं आपके पास लौटूंगा, एक सवाल करने दीजिए। रंजीता जी मैं आपके पास लौटूंगा। योगेश जी, यहाँ पर महत्वपूर्ण बात तो ये भी है कि सरकार की जिस तरीके से रिपोर्ट सामने आई थी कि 6% किसानों को MSP का फायदा मिलता है, आपको लग रहा है कि सरकार इस मामले को लेकर गंभीर है कि इसका दायरा बढ़ाया जाए, ज्यादा से ज्यादा किसानों को MSP मिल सके? और इसके साथ साथ मेरा एक और सवाल यहाँ पर यह भी है कि जिस तरीके से MSP को सुनिश्चित करने वाली बात की जा रही है किसानों की तरफ से, आपको लग रहा है कि अगर MSP सुनिश्चित हो जाएगी तो ये समाधान निकल जाएगा सारे मामले का, किसानों की आय दुगनी हो जाएगी? 2022 तक सरकार कहती है, फिलहाल किसान कहां खड़ा है? वो फिर भी नहीं होगी। नंबर 1 देखिए 6% सरकार करती है, वो 6% भी नहीं करना चाहती जी। वो क्यों ऐसे? क्योंकि मैं समझ सकता हूं ये बोलेंगे नहीं, मैं बोलूंगा ये कहेंगे कि ये फालतू बात कर रहा हूं। आज के दिन पैसा नहीं है गवर्नमेंट के पास, FCI घाटे में चली गई है 3 बिल्कुल, इस बात में कोई दो राय नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं कई चीजों में मैं उनकी बातों की प्रशंसा करता हूं जो PTS सिस्टम खत्म करना चाहते हैं, उससे फायदा होगा, करना चाहिए। लेकिन PTS सिस्टम खत्म करके आप 100 रुपए का अगर किसी को गेहूं दे रहे हो और 150 रुपए का आप बैग लगा दोगे अपना फोटो लगा के, तो वो तो और आपने नुकसान कर दिया। मैं इन पे भी नहीं जाता हूं, मैं सिंपल इसी बात पे जाता हूं कि अगर किसानों के वाकई हितैषी हैं तो मोदी जी मुझे का कोई एक वक्तव्य, कोई एक बात ये बता दें कि 3 कृषि कानून को हम वापस लेके बात करने के लिए तैयार हैं। स्वामीनाथन की रिपोर्ट तुम्हारी लागू हो गई है और देखो डीजल जो था 70 रुपए था वो हम 35 रुपए पे ले आए हैं। तुम्हारी इनकी आय तभी तो डबल होती जब इनके खर्चे आधे होते, लेकिन खर्चे डबल हो गए और जो रेट्स हैं वो वहीं के वहीं हैं। ये इनकी मैं परेशानियां समझ सकता हूं और मैं बता भी सकता हूं, ये अपने मुंह से क्यों नहीं बोलते हैं लोगों के बीच में कि देश वाकई फाइनेंशियली गर्क में जा चुका है, इसलिए 8 लाख करोड़ इनको चाहिए। वो इतना, हाँ अभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो आएंगी पर लेकिन मैं मानता हूं कोविड की भी प्रॉब्लम रही है। हम ईमानदारी से मान तो लें, हमारे प्रधानमंत्री आज के दिन सबसे पॉपुलर लीडर हैं देश के, और इस देश का पॉपुलर लीडर अगर अपने किसानों से बात नहीं कर सकते तो फिर कौन करेगा बात? और किसी की तो कोई सुनता ही नहीं है। बिल्कुल। सतीश जी कुछ कहना चाह रहे? सतीश जी छोटा सा सबसे पहले तो ये बात कहना चाहूंगा, जी रंजीता जी आपके पास भी हमारी बहन ने इस बात को सिद्ध कर दिया। यूपी में लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं है, इन्होंने खुद बोल दिया। अगर यूपी में कोई आंदोलन करके दिखाओ, आंदोलन करने का अधिकार पूरे देश में कहीं भी है, कोई भी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, क्योंकि वहां पर सरेआम लोकतंत्र की हत्या होने का काम होती है। जिस तरह लोकसभा में आपने 3 काले कानून बनाए और राज्यसभा में लोकतंत्र की हत्या हुई, ठीक है इसी तरह पूरे रंजीता जी जल्दी से अपना छोटा सा कमेंट, रंजीता जी छोटा सा कमेंट, और इसके साथ साथ ये भी बताएं कि आपको लग रहा है कि 2022 में किसानों की आय दोगुना हो जाएगी? फिलहाल कहां पर किसान खड़ा है? छोटा सा कमेंट बिल्कुल जल्दी। देखिए, किसान की आय दुगनी करने के लिए ये कानून लाए गए थे, जिसके चलते आज 4 फसलें बेच चुके हैं किसान। किस तरीके से उनको बम्पर रेट मिला, उनको ऑप्शन मिली, क्या मंडी में बेचिए, मंडी में से ज्यादा अगर बाहर मिलता है तो बाहर बेचिए। सूरजमुखी और सरसों उसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है। आज जिस तरीके से किसान खुशहाल होने जा रहा है, डायरेक्ट बेनिफिट के तहत उनके अकाउंट में पैसा जा रहा है, जिस तरीके से सरसों, बाजरा, नमक आज सरकार दे रही है, पिछले सरकारों से पूछिए कि क्या कभी उन्होंने इन चीजों को ठीक है रंजीता जी, आज पहले की बात कर रहे हैं कि अनाज को ठीक है रंजीता जी, समय बेहद कम है, अब इजाजत नहीं दे रहा है। ठीक है रंजीता जी, आपने बात रखी अपनी, और ये इस बात की हकीकत किसान ही जानता है कि किसान कितना खुशहाल है भीतर से। यहाँ पर सबसे बड़ा जी, चलिए सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल आज परिस्थितियों के आधार पर यह बन रहा है कि इस आंदोलन की सुबह कब होगी। किसान तो लंबे समय से आंदोलन कर ही रहा है, लेकिन समाधान नहीं निकल रहा, ये एक बड़ा सवाल है। समाधान कैसे निकलेगा? क्या मोदी सरकार के पास इसका कोई विकल्प है? क्या इसका कोई रास्ता है? ये देखने वाली बात है। फिलहाल दीजिए इजाजत, देखते रहिए हरियाणा न्यूज। 9 महीने पूरा हो गया।